सभी प्यारे व्यूअर्स का वार्म वेलकम करता हूँ। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में द हिंदू की बजाय द टाइम्स ऑफ इंडिया से इस प्यारे से न्यूज़पेपर आर्टिकल को पढ़ने वाले हैं। क्वालिटी क्राइसिस इसका टाइटल है। रिसेंटली आपने बहुत सारी न्यूज़ सुनी होगी कि इंडिया की दवा पीने से फलां कंट्री में अफ्रीका में कुछ बच्चों की मौत हो गई। तो इंडिया जो वर्ल्ड की फार्मेसी है, सबसे ज़्यादा दवा जो है वर्ल्ड की इंडिया में बनती हैं, उसके बावजूद हमारी दवाओं की क्वालिटी क्यों ख़राब हो रही है, इस आर्टिकल में आपको डिटेल में बताया गया है। शुरू करेंगे। इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, अपना क्विज देख लो। इसी आर्टिकल पे बेस्ड ये सभी क्वेश्चंस हैं, कॉम्प्रिहेंशन के, ग्रामर के और वोकैब के। सबके सॉल्यूशंस क्लास के लास्ट में करवाऊंगा। पूरे मन से सीखो और 7 में से 7 मार्क्स को स्कोर करो। शुरू करेंगे क्लास को। आइए कुछ नया सीख। चलिए, कह रहा है जी क्वालिटी क्राइसिस। क्वालिटी का मतलब आप समझते ही हैं, शुद्ध हिंदी में इसको बोलते हैं गुणवत्ता। कौन सी चीज़ में कितना असर है वो उसकी क्वालिटी कहलाती है। और क्राइसिस का मतलब होता है विपत्ति, तूफान या आपदा। इसको आसान भाषा में बोले तो मुसीबत को क्राइसिस बोला जाता है। क्राइसिस वर्ड बड़ा ही आसान सा है, आपने इसको हज़ारों बार देखा होगा। इस वर्ड से जुड़ी हुई एक चीज़ जब हमेशा ध्यान रखें, क्राइसिस एक इरेगुलर नाउन है और इसका प्लूरल आप सीधे सीधे नहीं बना सकते हैं। अगर क्राइसिस लिखा हुआ है ऐसे क्राइसिस, तो जनरली क्राइसिस का प्लूरल बनाने के लिए या किसी भी नाउन जिसके पीछे एस आ रहा हो उसका प्लूरल बनाने के लिए आप उसके पीछे ई एस लगाते हैं। लेकिन इस वर्ड के साथ आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। ये एक स्पेशल वर्ड है, इसके पीछे ई एस नहीं लगेगा। प्लूरल बनाने के लिए आई को ही ई में बदल देना है। क्राइसिस आई के साथ में सिंगुलर, क्राइसिस ई के साथ में प्लूरल। अब ये चारों ही वर्ड्स ऐसे हैं, 2-3 वर्ड्स और भी इनकी तरह, बेसिस, एक्सिस, थीसिस। बेसिस का प्लूरल बनाएंगे, बड़ा आसान है, BASES। IS वाला सिंगुलर, ES वाला प्लूरल। वैसे ही AXES एक्सिस, अगर एक एक्सिस है तो IS वाला और बहुत सारे हैं तो ES वाले। थीसिस का भी इस तरीके से बन जाएगा। आप सभी समझदार हैं, चारों वर्ड्स को ध्यान में बिठा के रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइटल पैराग्राफ को देखेंगे, क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है इंडियाज़ पोजीशन एज द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड इज़ एट रिस्क ड्यू टू द क्वालिटी इशू। कह रहा है भारत की जो पोजीशन है दुनिया की फार्मेसी के तौर पे, एज द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। फार्मेसी क्या होती है? मेडिकल स्टोर। आपके घर के पास फार्मासिस्ट होता है ना, मेडिकल स्टोर वाला। तो भारत जो है दुनिया का मेडिकल स्टोर है। कोई भी दवा चाहिए इंडिया में आकर के ही वो दवाएं बाकी की कंट्रीज़ मैन्युफैक्चर करवाती हैं। कह रहे भारत की ये पोजीशन जो है ना, ये एट रिस्क है, खतरे में है। और किस खतरे में है भाई, क्यों खतरे में है? ये है ड्यू टू वजह से क्वालिटी के इशू के, गुणवत्ता के मामलों से। तो हम दवाएं तो दुनिया की बना रहे हैं, सारी दुनिया हमारी दवा खा रही है, लेकिन अब क्वालिटी में डिग्रेडेशन हो रहा है क्योंकि सरकार बहुत अच्छे से सुपरविजन नहीं कर रही है कि कौन सी फार्मा कंपनी इंडिया की कैसे दवा को बनाती है। चलिए, पोजीशन आपका सब्जेक्ट है, इज़ इसकी वर्ब है, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड जीएस का ही कॉन्सेप्ट मान लो, है ना। फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड इंडिया ही है, आप जानते ही हैं। वर्ड के आगे हमेशा द लगेगा अगर इंसानी दुनिया की बात हो रही है, हमारी दुनिया की। द लगा के हम ह्यूमन वर्ड की बात करते हैं। जब भी आप खतरे में हो या कोई भी चीज़ खतरे में हो तो आप कभी भी ऐसा ना बोले मैं खतरे में हूँ, आई एम इन रिस्क, या मैं खतरे पे हूँ, आई एम ऑन रिस्क। जब भी खतरे में होते हैं तो एट रिस्क लगता है। ये एट प्रेपोजिशन खतरे में होने के साथ में, रिस्क के साथ में फिक्स्ड है। अब मैं आपको भी बता रहा हूँ ना, आज के क्विज में फिर पूछूंगा, वहाँ पे याद होना चाहिए आपको कि सर रिस्क के साथ में तो एट लगेगा। फिक्स प्रेपोजिशन इसी को ही बोलते हैं। रीडिंग करते जाओगे, प्रेपोजिशन की तरफ आपका ध्यान खींचूंगा, धीरे धीरे आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। चलिए अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल की सारी वोकैब पे नज़र डालेंगे ताकि आप इसको स्मूथली पढ़ सकें। एक लाइक और एक शेयर ज़रूर से दें इस क्लास को। सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर से कर लें। जिस तलाश में आप यहाँ आए हैं इंग्लिश को बेसिक से सीखने की, वो तलाश आपकी यहाँ आके पूरी होती है। जिन बच्चों को ज़रूरत है गाइडेंस और सपोर्ट की अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए, तो ज़रूर ही डाउनलोड करें YT योर इंग्लिश ट्यूटर ऐप को। आपकी अपनी ऐप है, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। ऐप पे आपको मिलेंगे कोर्सेज, जैसे कि राइटिंग का कोर्स है। यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से आपको मैं इंग्लिश में लिखना सिखाता हूँ। पहले थ्योरी, फिर साथ में प्रैक्टिकल और प्रैक्टिस। किसी भी एग्ज़ाम का डिस्क्रिप्टिव आप इससे क्रैक कर सकते हैं, चाहे UPSC हो, CAPF हो, जुडिशरी हो, बैंकिंग हो। 60 to 80 आवर्स का कोर्स है, फ़ायदा ले सकते हैं, हज़ारों लोग ले चुके हैं। बेसिक से सिखाने वाला कोर्स है राइटिंग का। इसी के साथ में आपको कोर्स मिलेगा बैंकिंग का। बैंकिंग कोर्स में बैंक के सारे एग्ज़ाम्स, क्लरिकल, PO, प्रीलिम्स, मेंस,
हर वैरायटी का क्वेश्चन आपको यहाँ पे तैयार करवाया जाता है, बिल्कुल लॉजिक के साथ में। एसएससी का कोर्स भी अवेलेबल है, एसएससी के सभी एग्जाम्स का प्रीलिम्स और मेंस इसमें कवर्ड है। हर क्वेश्चन को डिटेल्ड अप्रोच के साथ में आपको यहाँ तैयार करवाया जाता है। मार्क्स को सीधे सीधे बूस्ट करने के लिए एसएससी बैंक कोर्स से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, ये टीम का व्हाट्सअप नंबर है, इस पर व्हाट्सअप करें। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। चलो जी, वोकैब शीट आज की 9 तारीख है। क्वालिटी क्राइसिस, टाइम्स ऑफ इंडिया से आर्टिकल लिया गया है। हर रोज़ की शीट अलग अलग आपको मिल रही है इस वोकैब शीट के अंदर। नीचे स्क्रॉल करोगे, हर दिन की वोकैब आपको मिल जाएगी। इस शीट को आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड करें। इसी ग्रुप को देखना है जाकर के, YT योर इंग्लिश ट्यूटर ऑफिशियल YT है ना, इसमें आपको 20,000 मेंबर्स मिलेंगे। यहाँ पे सुबह शाम आपको सारी PDF मिल जाएंगी। चलिए, आज का पहला वर्ड है इंटीग्रल। इंटीग्रल हर वो चीज़ है जो हिंदी में अंतर्निहित है या अंग्रेजी में इनसेपरेबल है। कैसे बताया जाए इसको? स्टॉक मार्केट में रिस्क इंटीग्रल है, आ रही बात समझ में? चोट के अंदर पेन इंटीग्रल है, नौकरी के अंदर टेंशन इंटीग्रल है, या जीवन में टेंशन इंटीग्रल है। जीवन जियोगे तो टेंशन तो होगी होगी। तो ऐसे हर चीज़ को आप जो है इंटीग्रल बना सकते हो, एक दूसरे का इनसेपरेबल पार्ट बना सकते हो। रिस्क इज़ इंटीग्रल इन स्टॉक मार्केट्स। जोखिम या रिस्क जो होता है वो अंतर्निहित होता है, इंटीग्रल होता है स्टॉक मार्केट्स में। इंटीग्रल को इनहेरेंट, इननेट, इमानेंट या अंडरलाइंग भी बोलते हैं। हर वो चीज़ अंडरलाइंग है जो अंडर में लाई कर रही है, जो नीचे छुपी हुई है, उस चीज़ का दूसरी चीज़ का फाउंडेशन है। अब इस वर्ड को जब आर्टिकल में यूज़ करेंगे वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। मोटा मोटा मीनिंग इसका निकाल लेना। अगला वर्ड है इम्परेटिव। एक नाउन भी है, एक एडजेक्टिव भी है। इम्परेटिव का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, जो करनी ही होगी। हर स्टूडेंट के लिए इम्परेटिव है वो मेहनत करे। हर पेरेंट के लिए इम्परेटिव है अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, अच्छी एजुकेशन दे, ठीक है ना। तो हर टीचर के लिए इम्परेटिव है वो मन लगा करके एजुकेशन को इम्पार्ट करे। तो इम्परेटिव वर्ड को आप ऐसे याद कर सकते हैं। इट इज़ एन इम्परेटिव दैट द गवर्नमेंट शुड कट डाउन इट्स इम्पोर्ट बजट। ये एक ज़रूरी चीज़ है, इम्परेटिव है कि सरकार उसको कट डाउन करे, काट छांट करके छोटा करे अपने आयात बजट को, इंपोर्ट के बजट को। चीज़ें कम खरीदेगी, आयात कम करेगी, इंपोर्ट बजट कम हो जाएगा। इट इज़ एन इम्परेटिव फॉर द गवर्नमेंट। नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन, एक्जिजेंसी, सभी ज़रूरी चीज़ों के सिनोनिम्स हैं, ये वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। चलिए अगला वर्ड देखो आज का, फ्रेमवर्क। ये वर्ड बहुत बार आया होगा, मेरे ख्याल से रोज़ ये वर्ड आता है। हर आर्टिकल में 10 में से 8 आर्टिकल में ये वर्ड आपको मिल जाएगा। आज मैंने इसको वोकैब शीट में ऐड कर दिया है, फॉर्मली आप इसको समझ पाएँ। फ्रेमवर्क का मतलब होता है जी ढांचा, स्ट्रक्चर, मॉडल, सिस्टम। सिस्टम के लिए एडवांस वर्ड है पैराडाइम, आप ऑलरेडी जानते होंगे, वो भी मैंने लिख दिया है। द RBI लैक्स अ रोबस्ट फ्रेमवर्क टू चेक कंज्यूमर इन्फ्लेशन। RBI के पास कमी है, वो लैक करता है एक रोबस्ट यानी कि मजबूत फ्रेमवर्क को, ढांचे को, ताकि कंट्रोल कर सके कंज्यूमर इन्फ्लेशन को, आम लोगों के बीच में बढ़ती हुई महंगाई को। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। तो फ्रेमवर्क, ढांचा, ये जो वर्ड है आप आर्टिकल में देखेंगे। अब ज़िंदगी में आम बोलचाल में जहाँ भी ढांचा वर्ड यूज़ करना है तो इसको यूज़ कर लो ना भाई, फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क। चलो अगला वर्ड है नॉन निगोशिएबल। हर वो चीज़ नॉन निगोशिएबल है जिस पे निगोशिएशन नहीं हो सकती। निगोशिएशन कहाँ होती है? जहाँ पे एडजस्टमेंट की गुंजाइश हो। दुकानदार ने बोला जी आपको 150 रुपये का मिलेगा ये सामान, आप उससे बहस कर रहे हो, मुझे तो 120 में चाहिए। निगोशिएट ही कर रहे हो ना, निगोशिएट करके उसके प्राइस को एडजस्ट करवाने की कोशिश कर रहे हो। हर वो चीज़ नॉन निगोशिएबल है जहाँ पे ये ड्रामा नहीं हो सकता। वो ऐसी चीज़ है जहाँ पे एडजस्टमेंट करना पॉसिबल ही नहीं है। हेलमेट्स आर नॉन निगोशिएबल फॉर राइडर्स। हेलमेट जो हैं वो नॉन निगोशिएबल है राइडर्स के लिए, मोटरसाइकिल या बाइक्स को चलाने वाले के लिए। हेलमेट नहीं पहनने का कोई बहाना नहीं है, इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते कि आज चलो मैं दूर नहीं जा रहा था तो मैंने हेलमेट नहीं पहना, मैं तो घर के नज़दीक था तो हेलमेट नहीं पहना। कोई निगोशिएशन इसमें एडजस्टमेंट नहीं होगी। नॉन एडजस्टेबल बोलते हैं, एब्सोल्यूट बोलते हैं, अनकॉम्प्रोमाइजिंग बोलते हैं इसको। लास्ट वर्ड देख लो आज का, इवैल्यूएशन। ये वर्ड बना है वैल्यू से। इवैल्यूएशन का मतलब होता है किसी चीज़ की वैल्यू निकालना, मोल निकालना। अगर आप किसी चीज़ की वैल्यू निकाल रहे हैं तो आप उसको असेस कर रहे हैं, जायजा कर रहे हैं। असेसमेंट इसका सिनोनिम है। समझते हैं ना इवैल्यूएशन क्या है? हर चीज़ की इवैल्यूएशन होती है। आपका एग्ज़ाम का रिजल्ट आया तो वो आपका एक इवैल्यूएशन है, आपने कितनी पढ़ाई की थी पूरे साल में। अंडर द न्यू अरेंजमेंट अ परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन विल बी कैरिड आउट फॉर ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एवरी ईयर ड्यूरिंग देयर सर्विस। एक नई अरेंजमेंट के अंडर में जो परफॉर्मेंस है उसका इवैल्यूएशन होगा, कैरिड आउट होगा सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए हर साल उनकी सर्विस के दौरान। तो जल्दी ये रूल सरकार बना रही है,
हर साल आपकी परफॉर्मेंस सरकार देखेगी, जिस साल काम नहीं करोगे उस साल आपकी छुट्टी कर देगी। सरकारी कर्मचारियों के साथ ये होने वाला है, ठीक है। इसको अप्रेजल भी बोलते हैं। ये वर्ड आर्टिकल में आप देखेंगे, इवैल्यूएशन। चलिए डिटेल में हो गए सारे वर्ड्स। कोशिश मेरी ये रहती है कि 5 वर्ड्स को फटाफट रश थ्रू करके पढ़ाने की बजाय मैं आपको डिटेल में ऐसे बताऊं कि वो दिमाग में बैठे। क्लास में रेगुलर रहो, फिर बताता हूँ रेगुलरिटी ही की है इस पूरे सेशन की। जल्दी से समरी ले लो। एक समरी ये है, भारत वर्ल्ड की फार्मेसी है, लेकिन दवाएं बहुत ख़राब बना रहा है। रिसेंटली 48 दवाएं जो है वो हमारा फेल कर गई। एक टेस्ट, कॉमन टेस्ट था जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का। हमारा आर्टिकल कह रहा है ये तो होना ही था। जब इतने बड़े स्केल पे दवाइयाँ बनाओगे, आपकी दवाएं चाइना भी खा रहा है, पाकिस्तान तक खा रहा है, यूएस भी खा रहा है, और आपकी कंट्री में कोई फ्रेमवर्क या ढांचा नहीं है दवाओं की क्वालिटी को मेंटेन करने का, तो लोग अनाप शनाप फैक्ट्रीज लगा के अनाप शनाप दवाइयाँ ज़रूर बनाएंगे। सरकार को जागना चाहिए, एक ढांचा बनाना चाहिए, दवाओं की फैक्ट्रीज़ के मालिकों का सुपरविजन हो, उनकी मैन्युफैक्चरिंग का सुपरविजन हो, और ओवरऑल कंज्यूमर की हेल्थ पे ध्यान दिया जाए। इस तरीके से फोकस को शिफ्ट किया जाए। आज की टोन है कंसर्न्ड और सजेस्टिंग। एक तो ये कंसर्न्ड है, कहीं भारत दुनिया भर की फार्मेसी बनने का टाइटल खो ना दे अपनी क्वालिटी की वजह से। दूसरा सजेस्टिंग है कि कैसे इस टाइटल को सरकार बचा सकती है। शुरू करें आर्टिकल को। कह रहे जी, द recent revelation that 48 commonly used drugs produced in India have failed to meet the required quality standards hardly comes as a shock। कह रहा है हाल ही में एक रेवोल्यूशन आया है। रेवोल्यूशन क्या होता है? खुलासा। रिवील का जो रिवील वर्ब है ना, उसका नाउन फॉर्म है रेवोल्यूशन। रिवील मतलब खुलासा करना, रेवोल्यूशन मतलब खुलासा। कह रहा है हाल ही में जो डिस्क्लोजर, खुलासा, डिस्कवरी, अनाउंसमेंट हुई है, न्यूज़ आई है कि 48 कॉमनली यूज जो ड्रग्स हैं, आमतौर पे इस्तेमाल में होने वाली दवाइयाँ। ड्रग का मतलब वही नहीं होता नशे की दवाइयाँ, हर दवाई को आम भाषा में ड्रग ही बोला जाता है। तो कह रहे हैं वो दवाइयाँ जो प्रोड्यूस हुई थी भारत में, इंडिया में, वो फेल कर चुकी हैं, नाकामयाब रही हैं मीट करने में, पूरा करने में उन रिक्वायर्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को, उन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को जो उनसे रिक्वायर्ड है। कह रहे ये रेवोल्यूशन जो है ना, ये बड़ा मुश्किल ही, हार्डली ही कम्स एज ए शॉक होता है, एक झटके की तरह हमारे लिए आता है। हमें तो पहले ही पता था 48 नहीं 148 होंगी, आप ढूंढो और मिल जाएंगी। किसी को शौक नहीं लग रहा है इस बात पे, सबको पता था सब स्टैंडर्ड ड्रग्स इंडिया में बन रही है। दिस रेवोल्यूशन हार्डली कम्स एज अ शॉक। सेंटेंस समझ में आ गया? रेवोल्यूशन ग्रीन कलर में आपका सब्जेक्ट है, कम्स पिंक कलर में उसकी वर्ब है। रेवोल्यूशन मतलब खुलासा। ड्रग्स आपका दूसरा सब्जेक्ट है सेंटेंस में, हैव फेल्ड उसकी दूसरी वर्ब है। दोनों सब्जेक्ट दैट कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं। एक ग्रामर कॉन्सेप्ट करवाएंगे आपको यहाँ पे, थोड़ा सा अपने यहाँ पे बनाते हैं अ फ्लो। चलो मैं आपको यहाँ पे ना थोड़ा सा क्यूरियस बना देता हूँ। यहाँ पे हार्डली क्यों लिखा हुआ है और हार्ड क्यों नहीं लिखा हुआ? अगर हार्ड लिख देता तो सेंटेंस का मीनिंग कैसे बदल जाता है और हार्ड कब इस्तेमाल किया जाता है। अब इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में करेंगे, आगे बढ़ो। कह रहा है द लैक ऑफ अ रोबस्ट ड्रग रेगुलेटर coupled with an ineffective compliance mechanism is the underlying cause of substandard quality। कह रहा है जो लैक है, लैक वर्ड का मतलब होता है अंग्रेजी में शॉर्टेज, कमी। कह रहा है जो अभाव है एक रोबस्ट यानी कि मजबूत ड्रग रेगुलेटर का, ऐसी रेगुलेटिंग एजेंसी का, सरकारी एजेंसी का जो दवाइयों को रेगुलेट करे। और कह रहा है ये किसके साथ में भाई? ये कपल्ड विद होकर के, जुगलबंदी में आकर के, मिल करके एक बेअसरदार इनइफेक्टिव कंप्लायंस मैकेनिज्म के, ऐसे सिस्टम के कंप्लायंस के, यानी कि आज्ञा की पालना के जो इनइफेक्टिव है। तो सरकार ने कोई ज़्यादा कंप्लायंस सिस्टम बनाया नहीं हुआ। सरकार के हिसाब से आप दवाई ना भी बनाओ ना, गलत दवाई भी बना दो तो सरकार आपको ज़्यादा पनिशमेंट नहीं देगी। तो कह रहा है जो कमी है रेगुलेटर की और साथ में जुगलबंदी है बिना असर के कंप्लायंस मैकेनिज्म की। कह रहा है ये जो चीज़ है ना, ये है इस सबसे बड़ा अंडरलाइंग कॉज, सबसे बड़ा अंतर्निहित इनसेपरेबल कारण सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का, खराब क्वालिटी का। सब स्टैंडर्ड मतलब जो स्टैंडर्ड के नीचे है, जो इन्फीरियर है। और किसका? एंड वेरिएशन इन ड्रग्स मैन्युफैक्चर्ड बाय द सेम कंपनी एट डिफरेंट लोकेशंस। और ये वेरिएशन का भी रीज़न है, ये बदलाव का भी रीज़न है उन ड्रग्स में जो मैन्युफैक्चर्ड होती हैं एक ही कंपनी के द्वारा अलग अलग लोकेशंस पे। आ रही बात समझ में? तो कोई ज़्यादा सुपरविजन नहीं हो रहा ना, तो बदमाश कंपनियां क्या करती हैं दवाओं की, इंडिया में तो अच्छी बना के बेच देंगी, जब अफ्रीका में बेचेंगे ना तो कॉस्ट कटिंग करेंगी, गंदी दवा वहाँ भेज देंगी, अफ्रीका में बच्चे खाएंगे, बीमार हो जाएंगे। तो एक ही दवा अलग अलग लोकेशन पे बनाती हैं, अलग अलग एफिकेसी की, अलग अलग क्वालिटी की। लैक आपका सब्जेक्ट है, अभाव बोलते हैं इसको, इज इसकी वर्ब है। रोबस्ट का मतलब होता है मजबूत, कंप्लायंस का मतलब होता है आज्ञा पालना,
सरकार ने बोला ऐसा करो, अब आप ऐसा कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, कंप्लायंस मैकेनिज्म वो ये चीज़ देखेगा कितनी आज्ञा को आप मान रहे हो, है ना। अंडरलाइंग, इनसेपरेबल, इनहेरेंट, इमिनेंट, फंडामेंटल, याद है ना ये वर्ड, जो अंतर्निहित हो, जो अंदर ही बसा हुआ हो, जो समझ गए ना। चलो, कह रहे जी वाइल द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज या GOI प्रपोजल फॉर ए सेंट्रलाइज्ड ड्रग रजिस्ट्रेशन सिस्टम इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, इट कैन ओनली पार्शली एड्रेस द प्रॉब्लम। कह रहा है अब ये पूरी जो समस्या है जो सारी दुनिया देख रही है, इसके लिए सरकार ने क्या किया। कह रहे जहाँ वाइल भारत सरकार का जो प्रपोजल है, जो उसका ऑफर है, मसौदा है, और किस काम के लिए भाई, 4 लगा के बता रहा है, एक सेंट्रलाइज्ड ड्रग रजिस्ट्रेशन सिस्टम का, एक ऐसा सिस्टम जो सेंट्रलाइज्ड होगा, पूरे देश का एक ही होगा सेंटर में, और ड्रग को रजिस्टर करेगा, हर दवाई की ड्रग को, समझ गए ना, एक रजिस्टर में नोट करेगा। कह रहे ये एक स्टेप है, ये कदम है राइट डायरेक्शन में, सही दिशा में, हम इसका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। कह रहे वहीं हुआ क्या, वाइल लगाया ना तो आपको एक कॉन्ट्रा जो है स्टेटमेंट देगा। कह रहा है जहाँ ऐसा है वहीं हुआ ये जो चीज़ है महज आंशिक तौर पे ही एड्रेस कर सकती है इस प्रॉब्लम को, पार्शली ही संबोधित कर सकती है समस्या को। तो ये आधा अधूरा स्टेप है, इसके बाद में भी सरकार को कुछ और करना चाहिए। GOI's प्रपोजल की वर्ब है इज, सरकार का प्रपोजल इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, इट की वर्ब है कैन एड्रेस, इट आया GOI के प्रपोजल के लिए। और आगे बढ़ते हैं, कह रहे जी इंस्टेड व्हाट इज नीडेड इज अ मॉडर्न लीगल फ्रेमवर्क दैट कैन प्रोवाइड ओवरसाइट टू द इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो कह रहे करना क्या चाहिए इसके बाद में, कह रहे जी इंस्टेड, बजाय इसके, इंस्टेड का मतलब होता है बजाय, है ना, या इन प्लेस ऑफ समथिंग। कह रहा है जी इसकी जगह पे या इसके बजाय इंस्टेड जो चीज़ नीडेड है, व्हाट इज़ नीडेड, जो चीज़ नीडेड है, जिस चीज़ की ज़रूरत है, इज़ वो है एक मॉडल लीगल फ्रेमवर्क, एक अत्याधुनिक कानूनिक ढांचा जो प्रोवाइड कर सकता है, दे सकता है निगरानी को, सुपरविजन को, ओवरसाइट को, और किसको, ये इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को, एक ऐसी फार्मा इंडस्ट्री को, दवाओं की इंडस्ट्री को जो लगातार तो बढ़ते हुए तौर पे कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, पेचीदा होती जा रही है। तो इसकी हमें ज़रूरत है, लीगल ढांचा बनाओ, अच्छा सा ढांचा बनाओ। कह रहा है और ये बनाना कैसे है, वाइल इंश्योरिंग द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड पेशेंट्स राइट्स, जबकि इंश्योर करते हुए या वहीं दूसरी तरफ महफूज करते हुए, सुनिश्चित करते हुए हिफाजत को, प्रोटेक्शन को, सुरक्षा को, लोगों की हेल्थ की और पेशेंट्स के राइट्स की। तो इसकी ज़रूरत है, अच्छा सा ढांचा बनाओ, सबके राइट्स उसमें महफूज हों। कोई भी दवा कंपनी गलत दवा बेचे तो लीगल फ्रेमवर्क ऐसा हो उस दवा कंपनी की दुकान बंद हो जाए। जब ऐसा होगा तभी अच्छी दवाएं बननी शुरू होंगी। वट की वर्ब है इस, वट इज़ नीडेड की वर्ब है इस। फ्रेमवर्क का मतलब होता है ढांचा, स्ट्रक्चर, है ना, किसी चीज़ का जो है फंडामेंटल, एकदम नींव जो होती है ना, फाउंडेशन, उसको बोलते हैं फ्रेमवर्क। दैट की वर्ब है कैन प्रोवाइड, दैट आया ऑफ कोर्स फ्रेमवर्क के लिए, ढांचे के लिए। ओवरसाइट का मतलब होता है निगरानी। ये इतना प्यारा वर्ड है अंग्रेजी में ओवरसाइट, इसको बोलते हैं ऑटो एंटोनिम। कुछ ऐसे वर्ड है इंग्लिश में जिनके एक से ज़्यादा मीनिंग्स हैं, लेकिन वो मीनिंग्स जो है ना एक दूसरे की एंटोनिम्स हैं, एक दूसरे की एंटोनिम्स हैं। वैसे ही वर्ड है ओवरसाइट। इसका पहला मीनिंग होता है निगरानी और दूसरा मीनिंग होता है चूक। अब कोई पूछे निगरानी और चूक तो एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं, बिल्कुल है। तो ये वर्ड निगरानी के लिए भी यूज़ होगा, चूक के लिए, मिस्टेक के लिए भी यूज़ होगा, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। दोनों ही मीनिंग इसके हैं और दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो इसको बोलते हैं ऑटो एंटोनिम, खुद का ही एंटोनिम है ये। चलो और आगे बढ़ते हैं। इतना हो गया। अब ग्रामर कॉन्सेप्ट देख लें ऊपर वाला, बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है। हार्डली और हार्ड में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ये दो अलग चीज़ें हैं, आपस में इनका कोई कनेक्शन नहीं है। हार्डली, बेयरली, स्केर्सली और सेल्डम, ये चारों एक ही चीज़ें हैं, मतलब एक जैसी हैं, और इनका मतलब होता है नॉट मच या नॉट ऑफन। अगर आप ज़्यादा बार जो है मंदिर नहीं जाते हो तो यू हार्डली गो टू द टेम्पल, आप बहुत बार मंदिर नहीं जाते हो। और अगर आप ज़्यादा पढ़ाई नहीं करते हो तो यू हार्डली स्टडी मच, है ना। कोई चीज़ जो ज़्यादा ना होती हो या ज़्यादा बार ना होती हो, उसके लिए इन चारों वर्ड्स को यूज़ करना है। और हार्ड जो है ना, इसका मतलब होता है जी वो वाला हार्ड, जोरों से, जोरों का थप्पड़, जोरों का झटका, समझ गए ना। हार्ड मतलब जोरों से, विद फोर्स। अब इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग आपने समझ लिया, अब इनकी कहानी और समझो। जब भी सेंटेंस में कोई एक्शन वर्ब आएगी, हार्डली, बेयरली, स्कैर्सली, सेल्डम उसके पहले आएंगे, हार्ड उस वर्ब के बाद में कहीं आएगा, पहले बिल्कुल भी नहीं आएगा। याद समझ गए, इतनी बात याद रहेगी। क्वेश्चन दिखाता हूँ, बिल्कुल एग्जाम लेवल के हैं, मेंस के।
द गर्ल स्पोक सो सॉफ्टली दैट आई कुड हियर हर हार्ट। लड़की इतना धीमा बोलती थी, या लड़की ने इतना धीमे से बोला, इस गर्ल ने इतना सॉफ्टली स्पोक किया कि मैं उसे बड़ा मुश्किल ही सुन पाया। अब मुझे बताओ, हार्ड सुनोगे, ज़ोरों से सुनोगे, या ज़्यादा नहीं सुन पाओगे, हार्डली नहीं सुन पाओगे? भाई ज़ोरों की बात नहीं हो रही, मैं कह रहा हूँ मैं ज़्यादा नहीं सुन पाया। नॉट मच आई कुड हियर, इतना धीमे वो बोलती थी। तो मुझे हार्डली का इस्तेमाल करना चाहिए, हार्ड का इस्तेमाल यहाँ गलत होगा। अब लेकिन हार्डली की कंडीशन भी है, ये एक्शन वर्ब से पहले आता है। तो मैं बड़ा मुश्किल उसको सुन पाया, तो हियर नाम की वर्ब के पहले इसको जो आप चिपका दो, सेंटेंस सही हो जाएगा। आई कुड हार्डली हियर हर। मामला सेट। चलो अगला सेंटेंस देखो। द टीचर स्लैप द मिसबिहेविंग स्टूडेंट हार्डली। टीचर ने तमाचा जड़ दिया बदतमीज स्टूडेंट पे, मिसबिहेविंग स्टूडेंट पे जोरों का। अब आपने कई बार जोरों के लिए हार्डली वर्ड यूज़ किया होगा अपनी रूटीन लाइफ में भी। मैंने उसको हार्डली जो है ना घुमा के मारा एक, पर हार्डली वर्ड का मतलब है ना ज़्यादा ना बार बार। जोरों का मारना है तो फिर हार्ड वर्ड यूज़ करो। आप यहाँ लिखो हार्ड। स्लैप वर्ब के बाद में आएगा हार्ड, इनफैक्ट सेंटेंस के लास्ट में रखा जाता है, इमीडिएटली वर्ड के बाद में नहीं रखा जाएगा। देखो इंग्लिश में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि वर्ब है ना, उसको उसके ऑब्जेक्ट से कभी भी अलग नहीं कर सकते। अगर आप हार्ड वर्ड को स्लैप वर्ब के बाद में रखते तो फिर स्लैप जिसको किया गया है, जो स्लैप वर्ब का ऑब्जेक्ट है, वो इस वर्ब से अलग हो जाता है। इंग्लिश में ये कसूर कभी भी नहीं करना है, ये गुनाह कभी भी नहीं करना है। वर्ब अपने ऑब्जेक्ट से कभी अलग नहीं होगी। इसलिए मैं हार्ड को यहाँ ना रख के यहाँ रख रहा हूँ। समझ गए ना, दूर इसलिए आया इस वर्ब से। समझ जाना मीनिंग जो बताना चाह रहा हूँ। आई स्लैप द मिसबिहेविंग स्टूडेंट हार्ड। चलिए लास्ट सेंटेंस आप खुद से सही करेंगे, सब समझदार हैं, ग्रेजुएट हैं। फीलिंग्स एंड मनी आर हार्डली टू हाइड। पैसा और इमोशंस जो फीलिंग्स हैं, बड़ा मुश्किल होता है उनको हाइड करना, बड़ा मुश्किल होता है उनको छुपाना। सही तरीके से सही वर्ड को सही प्लेस पे यूज़ करो। कमेंट्स में डालो, गलत होगा तो सही कर दूंगा। बढ़े आगे, सबको ट्राई करना है। देखो ढीठ बन के नहीं बैठना क्लास में। मुझे तो आता है, सब कुछ सीख लिया मैंने, अपने हिस्से की मेहनत कर चुका। मैं आगे करूँगा कि कुछ और सीखूंगा जो मुझे नहीं आता। आपको सीखना है, आपको मेहनत करनी है। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जी, रिजॉल्विंग द इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटी रिक्वायर अ शिफ्ट इन द रेगुलेटरी अप्रोच फ्रॉम एन एक्सेसिव फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग टू वन दैट प्रायोरिटाइजेज पब्लिक हेल्थ। अब दे रहा है सरकार को नसीहत, क्या क्या कर सकती है। कह रहा है जो रिजॉल्व करना है ना इस इशू को, और कौन सा इशू, जो विद रिस्पेक्ट टू है, जो रिलेटेड टू है, जो संबंधित है क्वालिटी से, गुणवत्ता से। विद रिस्पेक्ट टू का मतलब होता है संबंधित। कह रहा है रिजॉल्व करना है इस इशू को जो संबंधित है, जुड़ा हुआ है गुणवत्ता से, क्वालिटी से। कह रहा है ये काम जो है ना अपने आप में रिक्वायर करेगा, ज़रूरत करेगा एक शिफ्ट यानी बदलाव की, हमारी रेगुलेटरी अप्रोच में, हमारी सुपरविजन की अप्रोच में। और कहाँ से, देखो फ्रॉम से टू में बता रहा है आपको, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको शिफ्ट करना होगा। फ्रॉम एन एक्सेसिव फोकस, एक ज़रूरत से ज़्यादा जो फोकस है ऑन मैन्युफैक्चरिंग पे, कह रहा है यहाँ से हमें शिफ्ट करना है। और कहाँ तक, टू वन दैट प्रायोरिटाइजेज पब्लिक हेल्थ, एक ऐसी अप्रोच तक, टू वन जो प्रायोरिटाइज करती है, प्राथमिकता देती है, प्रेफरेंस देती है पब्लिक की हेल्थ को। आगे बात समझ में। सरकार का सारा फोकस इसी पे होता है, मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो रही है ना, कितनी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, टैक्स तो कोई नहीं चुरा रहा। कह रहा है ये सब छोड़ दो, एक्सेसिव फोकस इस चीज़ पे मत दो, सारा फोकस इस पे डालो कि दवा जो बन रही है उससे लोगों की हेल्थ तो बिगड़ेगी नहीं ना। ये अप्रोच में शिफ्ट की ज़रूरत है। रिजॉल्विंग आपका सब्जेक्ट है, रिक्वायर इसकी वर्ब है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म अगर सब्जेक्ट बन के आएगी तो क्या कहलाएगी सर, जीरंड कहलाएगी। और जीरंड की वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी, ठीक है। तो रिजॉल्विंग की वर्ब क्या है, सिंगुलर है। यहाँ पे रिक्वायर्स लिखना चाहिए, ना कि रिक्वायर। क्लासिकल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ यहाँ पे। रिजॉल्विंग द क्वालिटी या इशू, रिजॉल्विंग द इशू विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटी रिक्वायर्स अ शिफ्ट, एस लगाओ। दैट की वर्ब है प्रायोरिटाइजेस, दैट आया है वन के लिए, वन आया है अप्रोच के लिए, अप्रोच सिंगुलर है, वन भी सिंगुलर है, इसलिए दैट की वर्ब भी सिंगुलर है, पीछे एस लगा हुआ है। कह रहा है दिस चेंज शुड बी रिफ्लेक्टेड इन द सिलेक्शन ऑफ पर्सनल। कह रहा है ये बदलाव जो है रिफ्लेक्ट होना चाहिए, दिखना चाहिए सिलेक्शन में पर्सनल के, यानी कि स्टाफ के। पर्सनल वर्ड का मतलब होता है एम्प्लॉई या स्टाफ या वर्कफोर्स। जैसे मैं सरकारी कर्मचारी हूँ ना, तो मैं गवर्नमेंट जो है डिपार्टमेंट का पर्सनल हूँ। अगर आप प्राइवेट नौकरी पा गए हैं तो आप प्राइवेट डिपार्टमेंट में, प्राइवेट कंपनी के पर्सनल हैं। तो ये जो पर्सनल वर्ड है
इसको इस वर्ड से कंफ्यूज मत करना पर्सनल से। पर्सनल का मतलब होता है प्राइवेट यानी कि निजी, इसका मतलब है एम्प्लॉई, इसका मतलब है आपका निजी। चलिए चेंज किया हुआ शुड बी रिफ्लेक्टेड। करेक्ट, करेंटली द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और CDSCO इज प्राइमरली स्टाफ्ड बाय फार्मेसी एक्सपर्ट्स। कह रहा है हाल फिलहाल जो ये CDSCO है, सरकारी जो एजेंसी है, कह रहा है ये मुख्यतः प्राइमरली या मेजरली स्टाफ्ड होती है। स्टाफ जो है इसमें लगाया गया है जो होगा फार्मेसी एक्सपर्ट्स का, ऐसे लोग जो दवाइयों में एक्सपर्ट होते हैं। तो दवा एक्सपर्ट्स को इसमें लगाया गया, डॉक्टर्स को इसमें स्टाफ में नहीं रखा गया है। इस पूरी एजेंसी की वर्ब है इज, सरकारी एजेंसी है, आगे द लगा हुआ है। ऑफ कोर्स नॉन प्रॉफिट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हमेशा द को लगा के आती हैं। दिस ऑर्गेनाइजेशन इज स्टाफ्ड बाय एक्सपर्ट्स। कह रहा है जी हाउएवर ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस डिक्टेट दैट ड्रग रेगुलेटर्स बी स्टाफ्ड विद मल्टीडिसिप्लिनरी टीम्स विद द रेगुलेटर्स लीडरशिप एंट्रस्टेड टू अ मेडिकल डॉक्टर। कह रहा है हालांकि हाउएवर जो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, दुनिया भर में जो आइडियल प्रैक्टिसेस हैं, जो प्रथा है इस मामले को लेकर के, वो ये डिक्टेट करती हैं, कमांड करती हैं। डिक्टेट का मतलब होता है किसी चीज़ को बताना, दिखाना, कमांड करके, प्रिस्क्राइब करके, ऑर्डर करके बताना। तो वो ये बताती हैं कि ड्रग रेगुलेटर जो हैं वो बी स्टाफ्ड हों, उनमें स्टाफ लगाया जाए मल्टी डिसिप्लिनरी टीम्स का, ऐसी टीम का जिसमें अलग अलग डिसिप्लिन के लोग हों, विद द रेगुलेटर्स लीडरशिप एंट्रस्टेड टू अ मेडिकल डॉक्टर। और ये जो है ना, ये सभी सब साथ में होगा विद रेगुलेटर की लीडरशिप के, जो एंट्रस्ट कर दी जाएगी, जिम्मे छोड़ दी जाएगी एक मेडिकल डॉक्टर के। तो इसकी अगुवाई में डॉक्टर हो, स्टाफ में हर तरह का आदमी हो, एक फार्मेसी एक्सपर्ट हो, थोड़ी नर्सें भी हों, कुछ साइंटिस्ट भी हों, कुछ सोशल जो है रिफॉर्मर भी हों, हर तरह का आदमी इनका मल्टी डिसिप्लिनरी जो है स्टाफ होना चाहिए। प्रैक्टिसेस की ओवर डिक्टेट, रेगुलेटर्स की ओवर बी स्टाफ्ड। ये जो बी स्टाफ लगा है, आज मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा ये कॉन्सेप्ट के बारे में, नाम बता रहा हूँ खाली। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड, पैसिव वॉइस में लगा हुआ है, प्रेजेंट फॉर्म को बी फैमिली की बेस फॉर्म को वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ लगाया गया है। तो आज टाइम तो लंबा हो जाएगा, क्लास फिर 2 घंटे की हो जाएगी, सारे कॉन्सेप्ट नहीं करवा पाऊंगा। पहले कभी करवाया हुआ है, फिर कभी करवा दूंगा, ठीक है। ये PSM है, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। आगे बढ़ते हैं। दिस विल लीड टू अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन ऑफ ड्रग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। कह रहा है ये चीज़ लीड टू करेगी, हमें ले जाएगी और ज़्यादा डिटेल्ड और ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन की तरफ, अप्रेजल या असेसमेंट की तरफ ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेसेस को, प्रक्रियाओं को। इससे और डिटेल में हम सब चीज़ों को एनालाइज कर पाएंगे जब हर तरह का आदमी टीम में बैठा होगा। दिस की वर्ब है विल लीड, इवेल्युएशन जायज़ा, अप्रेजल, असेसमेंट, एनालिसिस। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है डिटेल्ड, एग्जॉस्टिव जो हो, हर चीज़ के अंदर थोरो हो, डिटेल्ड इवेल्युएशन कर पाएंगे ऐसे। कह रहा है टू मेक दिस शिफ्ट इन फोकस ट्रूली इफेक्टिव एंड इंडिपेंडेंट रेगुलेटर इज इम्पेरेटिव। कह रहा है इस शिफ्ट को फोकस में लाने के लिए, हमारी कंसंट्रेशन में, हमारे ध्यान में इस बदलाव को लाने के लिए, और कह रहा है क्या बनाने के लिए, इसको मेक करने के लिए, सच में इफेक्टिव, सच में असरदार। कह रहा है ऐसा करने के लिए एक स्वतंत्र, एक आज़ाद या इंडिपेंडेंट रेगुलेटर जो है वो इम्पेरेटिव है, सबसे ज़रूरी चीज़ है, नेसेसिटी है, ऑब्लिगेशन है ना। तो रेगुलेटर ऐसा बनाओ जो सरकार के अंडर में काम ना करता हो, बस दवा कंपनियों को वो देखे और किसी का उस पर दबाव ना हो। रेगुलेटर की वर्ब है इज, इंडिपेंडेंट, इम्पेरेटिव का मतलब है नेसेसिटी या ऑब्लिगेशन। कह रहे अनलाइक इन अदर कंट्रीज, फार्मर इन इंडिया लैक्स अ रेगुलेटर इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट। कह रहे जी दूसरी कंट्रीज़ के बिल्कुल उल्टा। अनलाइक का मतलब होता है उल्टा, लाइक का मतलब होता है वैसे ही। कह रहे जी बिल्कुल उल्टा दूसरी कंट्रीज़ के जो फार्मा है, जो दवाओं का इंडस्ट्री है भारत में, वो लैक करता है, वो कमी है उसके पास एक ऐसे रेगुलेटर की, एक ऐसे नियामक की जो इंडिपेंडेंट ऑफ हो, जो बिल्कुल आज़ाद हो सरकार से यानी कि गवर्नमेंट से। तो हर कंट्री में आपको फार्मा जो है गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं मिलेगा, इंडिया में गवर्नमेंट के कंट्रोल में, ये सही बात नहीं है। फार्मा की वर्ब है लैक्स। कह रहे जी द CDSCO इज अटैच टू द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। कह रहे हैं हमारी जो एजेंसी है CDSCO, जिसकी बड़ी सी फुल फॉर्म ऊपर आई थी, है ना, ये वाली। कह रहे जी जो हमारी ये CDSCO है ना, ये अटैच्ड है, जुड़ी हुई है DG हेल्थ सर्विसेज के साथ में, डायरेक्टर जनरल HS के साथ में। HS मतलब हेल्थ सर्विसेज। कह रहे देयरफॉर इट इज़ क्रूशियल टू इस्टेब्लिश एन आर्म्स लेंथ रिलेशनशिप दैट इंश्योर्स इंडिपेंडेंस एंड इफेक्टिव ओवरसाइट। कह रहे जी इस प्रकार से ये बड़ा ही ज़रूरी है, क्रूशियल है, इंपॉर्टेंट है कि हम बनाएं, इस्टेब्लिश करें एक ऐसी रिलेशनशिप को जो एक आर्म्स लेंथ पे हो।
आर्म्स लेंथ मतलब बाजू भर की दूरी पे, यहाँ बैठी है सरकार, यहाँ बैठा है फार्मा का नियामक, एक बाजू भर की दूरी है, आजू बाजू में काम कर रहे हैं लेकिन इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। कह रहे हैं इसलिए क्रूशल है कि हम इस्टेब्लिश करें एक आर्म्स लेंथ वाली इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप को जो महफूज करे, इंश्योर करे, सुनिश्चित करे एक तो आज़ादी को और दूसरा असरदार तरीके से ओवरसाइट को, निगरानी को, मॉनिटरिंग को। आगे बात समझ में, सिंपल सेंटेंस है। चलिए अब लास्ट में एक छोटा सा पैराग्राफ है 2 सेंटेंसेस का, शायद एक ही होगा इसमें। कह रहा है जी द इम्पेरेटिव टू एड्रेस द क्वालिटी इशू इज़ टू फोल्ड। कह रहा है जो इम्पेरेटिव है, जो नेसेसिटी है एड्रेस करने की, सोल्यूशन करने की गुणवत्ता के इस इशू को, मामले को, कह रहा है ये नेसेसिटी टू फोल्ड है, 2 लेयर्ड है, बाइलेटरल है, 2 पहलुओं वाली है। 2 चीज़ों की वजह से हमें क्वालिटी कंट्रोल करना है। क्यों क्यों करना है भाई, अब दोनों रीज़न आपको कॉलम के बाद बताएगा। टू सेव गार्ड पब्लिक हेल्थ एंड टू इंश्योर इंडियाज़ कंटिन्यूड ग्लोबल लीडरशिप इन ड्रग मैन्युफैक्चरिंग। एक तो महफूज करें लोगों के स्वास्थ्य को और दूसरा सुनिश्चित करें इंडिया की लगातार बनी हुई ग्लोबल लीडरशिप को दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग में, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में। तो दोनों ही वजह से आपको क्वालिटी जो है अच्छी करनी है, लोग आपकी दवाई खा के मरे भी ना और आपकी दवाई दुनिया में बिकती भी रहे। दोनों रीजन्स आपके लिए ज़रूरी हैं। इम्पेरेटिव आपका सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है, 2 फोल्ड मतलब 2 गुना। कह रहे फॉर इंडिया टू रिमेन द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड रिसॉल्विंग दिस इशू इज़ नॉन निगोशिएबल। कह रहा है इंडिया के लिए बने रहने के लिए, क्या बने रहने के लिए, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। कह रहे इस काम के लिए ना, कह रहे रिजोल्व करना इस इशू को नॉन निगोशिएबल होगा। नॉन निगोशिएबल मतलब नो इफ नो बट, अनकॉम्प्रोमाइजिंग, अनएडजस्टेबल, एब्सोल्यूट। इस इशू को रिजोल्व करना अपने आप में एब्सोल्यूट है, इस पर कोई भी कोताही बरती नहीं जानी चाहिए। रिजॉल्विंग आपका सब्जेक्ट है, जीरेंड है, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है सिंगुलर फॉर्म को लगाया गया है। ऊपर नहीं लगाया इसने, देखो यहाँ नहीं लगाया, यहाँ पे इसने रिजॉल्विंग की वर्ब रिक्वायर लिख दी, पर नीचे इसको अकल आ गई है ना, यहाँ पे इसने रिजॉल्विंग की वर्ब जो है सिंगुलर में इज लिख दी। चलिए रैप अप करेंगे सेशन को अपने जल्दी से, अपने क्विज पे आ जाओ। सिंपल सा आर्टिकल था लेकिन बहुत इंफॉर्मेटिव था, डिस्क्रिप्टिव लिखने में बड़ी हेल्प करते हैं ऐसे आर्टिकल्स। फर्स्ट में आपसे पूछा है इनमें से कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो प्राइमरली एक्सप्लेन करती हैं उस ज़रूरत को जो है फार्मा सेक्टर पे लगाम लगाने की, क्वालिटी को इंश्योर करने की। क्या क्या रीजंस हैं जिसके लिए क्वालिटी को हमें इम्प्रूव करना है। पहला रीज़न ये है महंगी जो दवाएं हैं, लाइफ सेविंग मेडिसिन हैं, उनको अफोर्डेबल बनाए सकें, उनकी कॉस्ट को कम कर सकें, ये इसलिए करना है ऐसा। या फिर भारत की डोमिनेंट पोजीशन को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में, फार्मा की मैन्युफैक्चरिंग में मेंटेन करने के लिए। या फिर शॉट इन द आर्म देने के लिए, एनकरेजमेंट देने के लिए इनोवेशन को फार्मा की मैन्युफैक्चरिंग में, हम नई दवाएं बनाना सीख सकें। या फिर लोगों की हेल्थ को जो है सेफगार्ड करने के लिए जो इंडिया में बनी हुई दवाइयाँ खाते हैं ऐसे लोगों की। तो हो सकता है ए और सी आपका आंसर हो सकता है ए और डी हो सकता है बी सी हो सकता है ए बी डी तीनों हो। कोशिश करो आंसर निकालने की। लंबा क्वेश्चन है लेकिन बहुत आसान है। फर्स्ट जो है इसके कमेंट में मैंने आंसर भी डाल दिया है। अगले पे आ जाओ। कह रहे जी इनमें से कौन वो एक वैसा मेजर नहीं है, एक ऐसा कदम नहीं है जो सजेस्ट किया गया है फार्मा सेक्टर को क्वालिटी कंट्रोल के लिए भारत में। तो कौन सी चीज़ इस आर्टिकल में सजेस्ट नहीं की गई सरकार को कि आपको नहीं करनी है। क्या सरकार को एक इंडिपेंडेंट फार्मा रेगुलेटर नहीं बनाना चाहिए, या सरकार को ज़्यादा रेगुलेटरी फोकस लोगों की हेल्थ पे नहीं डालना चाहिए, या फिर एक ऐसा रेगुलेटरी मैकेनिज्म नहीं बनाना चाहिए जो फार्मा इंडस्ट्री को सुपरवाइज करे, या फिर सरकार को पीएलआई स्कीम देने की कोई ज़रूरत नहीं है ताकि फार्मा में मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जा सके। तो इनमें से कौन सी चीज़ का जिक्र आर्टिकल में नहीं हुआ, आंसर निकाल दो। इजी क्वेश्चन है, फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल दिया है। थर्ड में वन वर्ड पूछा है, ऐसी चीज़ जिस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता उसको क्या बोलते हैं। ऑफ कोर्स आपको ये आता है। चौथे में आपसे सिनोनिम पूछा है अंडरलाइन का, इम्पेरेटिव, रॉबस्ट, अप्रेजल या फ्रेमवर्क। अगर ये चारों ही आंसर ना हो तो फिर ई बना देना, नन ऑफ द अबव या नन ऑफ द ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है, चलो सही आंसर निकालो। 5वां 6वां 7वां 3 इसमें क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको हार्डली वाले वर्ड में मिलेगा, जो कॉन्सेप्ट आपको सिखाया था सही से इसको यूज़ करो। दूसरा कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा जो एरर मिलेगी इस फ्रेज में ऑन द रिस्क ऑफ में। और तीसरा जो आपको मिलेगा ना यार 2 ही एरर्स हैं इसमें। ठीक है, 5 और 6 कर दो इसको, 2 ही एरर्स हैं। द वर्ड हैज़ बीन हार्डली हिट बाय द डेडली पैंडमिक एज अ ह्यूज प्रोपोर्शन ऑफ बिजनेसेस आर स्टिल ऑन द वर्ज ऑफ या रिस्क ऑफ कोलैप्स। ठीक है, 2 ही एरर्स हैं इसमें।
आंसर निकालो, कमेंट्स में डालो, मेरे आंसर को चेक करो फर्स्ट से, आउट ऑफ 6 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना। मुलाकात लेंगे आपसे कल से। लाइक और एक शेयर जरूर से दे क्लास को। अंटिल देन साइनिंग आउट। कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, जाके फ़ायदा ले सकते हो। टाइम रहते ही कोर्सेज का फ़ायदा लेना है। ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट पे आकर के आप मैसेज करें सर 15 दिन रह गए, 1 महीना रह गया। अभी जब वक्त है पढ़ने का तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो। कंटेंट सारा अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, राइटिंग का, एसएससी का और बैंकिंग का। ऐप को जाओ, कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करो, फर्स्ट कमेंट से लिंक रखा है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सअप का, टीम से आप मैसेज करके बात कर सकते हैं।